लास्ट डिस्कशन बच्चा अपना क्या हो रहा था? इलेक्ट्रोलाइसिस है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोगों ने प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी पढ़ा था। उसके बेसिस पे 3-4 एग्जांपल करे थे। चलिए एग्जांपल लिखेगा, वहीं शुरू करें। आपके पास कॉपी प्रेजेंट होगा, सब कुछ लिखा होगा। एक बार उस पर फाइनल हम लोग कंक्लूजन निकाल लेते हैं उसका क्या था। लिखेंगे कौन सा एग्जांपल होगा ये? नंबर बताऊंगा। 3 2 हो चुका था। 5वां है। 4 हो चुका है। लास्ट क्या हुआ था? एक्वस कॉपर सल्फेट इन कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, चलो लिखेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। कंसंट्रेटेड H2SO4 और यहाँ पे मान लो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले लिया। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले लिया। नो, हेल्प बस, हेल्प मी, सॉरी। देखो यार, इसको अगर ले लिया और मुझे प्रोडक्ट बनाना है, यही बोला था ना, कैथोड और एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा ये पता करके लाना है आपको। तो मान लो ये आपका कैथोड है और ये क्या है बोलो? एनोड। कैथोड प्लस, सॉरी एनोड है ये, और ये क्या है बोलो? कैथोड। यहाँ पे एनोड कैसा है? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। और यहाँ पे ये निगेटिव। ये सेल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोलाइटिक? ये कौन सा सेल कहलाता है बोलो? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चलिए, हम लोगों ने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया। कैसे ब्रेक करेंगे H2SO4 को? बोलिए सभी को। ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस SO4 माइनस 2 हो जाएगा क्या? अब ये वाला चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। और ये कैसा है? निगेटिव। प्लस की तरफ किसको माइग्रेट कीजिएगा? माइनस को। और माइनस की तरफ तो मतलब SO4 माइनस 2 इधर जाएगा, और इधर क्या जाएगा बोलो? H प्लस जाएगा क्या? अब देखो बच्चा, मैंने यहाँ पे कंसंट्रेटेड लिया है। एक्वस सॉल्यूशन लेते तो कुछ और रिजल्ट होता। यहाँ पे क्या ले लिया है बताओ? कंसंट्रेटेड। अगर कंसंट्रेटेड ले लिया है तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें हम वाटर के आयन को नेग्लिजिबल मानेंगे, पानी के आयन को कंसीडर नहीं करेंगे। एक्वस लिखा होता तो बात बदल जाती। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर आ जाएंगे हम लोग, एनोड पे रिजल्ट बनाएंगे, और इधर किस पे बनाएंगे बोलो? कैथोड पे। एनोड मतलब पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव पे कौन आएगा? निगेटिव। H2SO4 में कौन सा आएगा? SO4 या H प्लस? SO4 आ जाएगा क्या? SO4 माइनस 2 आया, ठीक है। ये रिएक्ट करेगा और बताओ एनोड में क्या होता है, सभी बताएंगे प्लीज। ऑक्सीडेशन। लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, गेन करेगा? लूज करेगा। तो ये बना देता है बच्चा H2O8 माइनस 2। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। क्या बना देगा बोलो? H2O8 और क्या बना देगा? माइनस 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज भी करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो दो, सॉरी यहाँ पे हम नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज भी करेगा। तो भैया बैलेंस कैसे देख लो? 2 सल्फर 2 सल्फर, 4 2 जा 8 8, 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, माइनस 2 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 आया। और इसको, ये जो आपका H2O8 बना, और ये कई बार एग्जामिनेशन में आपके आ गया, इसको हम लोगों ने कहा पर ऑक्सी, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, डाई सल्फेट, ठीक ना। और यहाँ पे लिखा रहता है ऐसे 4, या फिर तुमको केवल और केवल डाई सल्फेट लिख के दे दे तब भी चलेगा। ऑक्सी डाई सल्फेट आयन कहा जाता है इसको। और ये नाम कई बार पूछा है, इसलिए कंसंट्रेटेड H2SO4 इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ऑफ इसके एनोड के प्रोडक्ट के कारण। तो एनोड यहाँ पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है? निगेटिव। यहाँ पे H2O8 माइनस 2 आयन, कई बार आप पलटेंगे जब बोर्ड्स के क्वेश्चंस को, इवन की नीट के पेपर्स को, उसके अंदर डायरेक्टली ये नाम पूछा हुआ है। पेरोक्सीडाइज सल्फेट केवल लिखा है, ठीक है। फोर, अच्छा एक चीज और देखो, कहीं कहीं ऐसा करके लिख देते हैं, गलत मत समझ लेना इसको, कि अगर पेरोक्सीडाइज सल्फेट में ऐसे करके लिखा, मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, ऐसे लिख देता, यहाँ तो ये लिखेगा, क्या लिखेगा? पर ऑक्सी डाई सल्फेट में एफ का इस्तेमाल कर लेगा।
ये मत समझना ये गलत है। 4 भी ऑप्शन में चलेगा और कुछ नहीं भी चलेगा, मतलब कुछ भी नहीं लिखा रहे, तो ये भी चलेगा। तो नाम में ऐसा मत करिएगा कि स्पेलिंग कुछ गलत लिखा हुआ, नहीं। कहीं कि एफ का इस्तेमाल किया जाता है सल्फर को लिखने के लिए, ठीक है? डज़न्ट मैटर व्हाट, हम लोग क्योंकि यहाँ पे पीएच फॉर फॉर, एफ फॉर वो ये सब नहीं कर रहे हैं, डज़न्ट मैटर अ लॉट। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ कि 4 लिखा रहे या नॉर्मल लिखा रहे, बट ये आयन इम्पोर्टेंट है, जो कि एनोड पे प्रोडक्ट बनता है, ठीक है? ऑक्सी डाइसल्फाइड आयन कहते हैं। आ जाएंगे फिर एक कौन सा बच गया केवल और केवल, कैथोड इज नेगेटिव, नेगेटिव पे कौन आएगा, H प्लस। H प्लस क्या लेगा बोलो, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा लूज करेगा, गेन करेगा, बिकॉज यहाँ रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, और कौन सा गैस लिबरेट कर देगा, H2 गैस। तमाम तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं कि अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 का प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पे मिलेगी, या फिर आपसे ऑप्शन देगा कौन सा गैस इवॉल्व होगा, कौन सा ऐसा गैस है उसमें मान के चलो बहुत सारे पैराग्राफ दे देगा जिसको माचिस जलाने में पॉप साउंड आता है। तो हाइड्रोजन गैस कलेक्शन याद कीजिए, हम लोगों ने एक इन्वर्टेड ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट करा था, मेटल को एसिड से ट्रीट कराते हैं, फाइनली हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करके उसमें माचिस जला के देखो तो एक पॉप साउंड आएगा, तो दैट वाज द गैस। तो इस तरीके की चीजें आ जाती हैं, तो याद रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट बहुत है, एग्जामिनेशन में मैंने देखा है भैया, ये बहुत ज्यादा धड़ल्ले से पूछा जाता है। इसमें सारे केसेस मैं आपको करा दूंगा, इतना कि इससे पेपर से ग्राउंड नहीं होने वाला। ये कौन सा गैस है बोलो, हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे कौन सा आयन बनेगा, H2O8 माइनस आयन, नाम क्या होता है बोलो, वन ऑक्सी डाइसल्फेट आयन। कोई दिक्कत कोई आपत्ति, चलिए। तो भैया अगर मैं इस केस में, यहाँ तक क्लियर है सभी को, why does the platinum electron is taken, प्लैटिनम क्यों ले लिया बोलो, कॉपर क्यों नहीं ले लिया, बिकॉज प्लैटिनम का पोजीशन पिटाई होगी वाला नीचे याद करो, ये था ना, पिटाई होगी वाला सेक्शन नीचे था, हाइड्रोजन के नीचे, हाइड्रोजन के नीचे वाला हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेगा, तो प्लैटिनम न्यूट्रल होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 में, ठीक है? इसी कारण से तो जब कभी भी आप किसी ऑर्नामेंट्स को जब क्लियर कराने जाते हैं, उसकी साफ सफाई करवाते हो शादियों के टाइम पर, तो ड्यूरिंग दैट आवर आपको उसको एक्वा रेजिया सॉल्यूशन के अंदर डालना पड़ता है। और एक्वा रेजिया क्या होता है, 3:1 का रेशियो होता है HCl का और HNO3 का, एक येलोइश कलर का, येलो ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है? और वो रिएक्ट करके ऊपर में जो पैसिव लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, गोल्ड के ऊपर, प्लैटिनम के ऊपर, सिल्वर के ऊपर, उसको डिप करके साफ कर देता है, फिर से उसका ओरिजिनल लस्टर रिटर्न हो जाता है, और शादियों में आप उसको फ्लेक्स करते हो पहन के। तो इज इट ओके कंसिडर H2SO4? अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 पे, या फिर एक्वस या डाइल्यूट H2SO4 में। डाइल्यूट मतलब बच्चा कहीं ना कहीं पानी का मिक्सचर किया गया है, ठीक है? मैं प्रीफर करूंगा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ही लेने के लिए। अब देखो इसमें कोई मेटल इलेक्ट्रोड क्यों नहीं ले रहे बच्चा, तुम चर्चा कर रहे हो H2SO4 का, थोड़ा साइड वाइज इंफॉर्मेशन को भी देखते चलिए। कहीं ना कहीं आप देख रहे हो H2SO4 को लेकर के मेटल को लेकर चले आए हैं आप, क्या उम्मीद करते हैं आपकी सेल वर्क करेगा, पहले H2SO4 अपना काम कर लेगा, वो तो सारे मेटल को ही खा जाएगा बैठ के। समझ में आ रही बात है? इसीलिए ऐसे इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया गया, तो थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखिए, एसिड की कैटेगरी कौन सी इस्तेमाल हो रही है। अब एसिड ही हाई क्वालिटी का है और उसके अंदर तुम कोई मेटल डाल दो, सेल गया अपने जगह पर, पहले वो पूरा का पूरा मेटल को खा के बैठ जाएगा, खत्म कर देगा मेटल ही, तमाशा ही खत्म। आया समझ में ना, लुक है, अगर H2SO4 लेते हैं, सेम डायग्राम बनेगा, बट चेंजेस आ जाएंगे। मैं डायरेक्ट एनोड कैथोड पे अटैक कर रहा हूँ, एनोड ले लो और क्या ले लो जल्दी बोलो, कैथोड। चलिए हेल्प करेंगे मेरा सभी बच्चे। एनोड मतलब पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव। ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पर किस साइड रखते हैं, लेफ्ट, किस साइड रखते हैं, राइट साइड, ठीक है? ये सारी बातें तो चलिए, एक्वस H2SO4 में अब इसके पास ऑप्शनल केसेस आएंगे। एनोड अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव आयन को कॉल करेगा, बताओ SO4 -2 आएगा क्या, और साथ ही साथ कौन आएगा बोलो, OH माइनस आएगा क्या? अब चलिए अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, बोलिए कौन से को आप प्रेफर कराओगे, बोलो। हाँ, OH माइनस को या SO4 -2 को? OH माइनस को क्यों करेंगे, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी में कौन ऊपर है,
नेगेटिव देख लीजिए, सीरीज देख लीजिए अपने कॉपी से। OH माइनस ऊपर है, SO4 माइनस 2 शायद नीचे है बहुत ज्यादा, सबसे लास्ट वही है। OH माइनस ऊपर है या नीचे है? ऊपर। तो OH माइनस ऊपर है तो ये अपना काम करेगी। और यहाँ पे क्या होता है बोलो, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? चलिए मैं आपको हेल्प करता हूँ, कहीं मैंने OH माइनस का ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखवाया है क्या? नाउ चेक इन योर नोटबुक, कहीं पे लिखवाया है? और कौन सा गैस बना है ये देखिए। OH माइनस आयन का एक दो एग्जाम्पल पहले ही करवाया है, बना है क्या? कॉपर सल्फेट बनाया है, OH माइनस आयन का ऑक्सीडेशन हुआ है, एनोड पर है क्या? एनोड पे है, एनोड पे क्या बना रहा है बोलो जल्दी से, कौन कौन सा गैस क्या बना रहा है बोलो? कहना इसे 2s2o बना रहा है, और क्या बना रहा है? ऑक्सीजन गैस। और कितने इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या लगा दे, 4 लगा दे क्या? तो 4 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 2 4, 4 1 जा -4 -4। तो कौन सा गैस लिबरेट हो रहा है जल्दी बताइए? ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आया सबको समझ में? आफ्टर दैट कौन सा है बोलो यहाँ से? कैथोड। कैथोड में भी दो ऑप्शंस आएंगे, कौन कौन से बोलो? निगेटिव है तो प्लस वाला आएगा, एक H प्लस आएगा और दूसरा क्या आएगा? H प्लस ही आएगा, ऑप्शन ही नहीं है। H2SO4 will going to liberate the H plus ion. Water will also going to split into the results in the formation of H plus ion as a cation. तो कटायन कैथोड के पास जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, दोनों के पास कौन सा है? H प्लस। यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, क्या बचेगा बोलो? H प्लस। क्या लेगा बोलो? इलेक्ट्रॉन। और कौन सा गैस बना देगा? हाइड्रोजन गैस। आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत यहाँ से। तो यहाँ पे कौन सा गैस लिबरेट हो रहा है बोलो? ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन गैस। हाँ क्या हो गया इससे? हाइड्रोजन गैस का अमाउंट, बेटा हाइड्रोजन गैस का अमाउंट ऑफ सिंपली देखोगे ना, कंसंट्रेशन कितना लिया है। अगर आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 कंसीडर कर लिया तो ऑब्वियस ही बात है यहीं से हाइड्रोजन गैस ज्यादा निकलेगा ना, बिकॉज द आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अमाउंट आपने ज्यादा लिया। डाइल्यूशन लेवल जो होता है, देखो डाइल्यूट लिख देना अब डाइल्यूशन किसको कहते हैं? देखो इसमें भी बहुत सारी एक तरीके से ऐसा डिबेटेड थ्योरी है कि आप कह रहे हो कि डाइल्यूशन किस लेवल पे मानते हैं, बट अगर तुम डीपली जाके इनऑर्गेनिक को थोड़ा सा जेस्चर देखो, अलग अलग किताबों को देखो, तो 20% से नीचे, 20% से नीचे अगर 100 ml पानी के अंदर अगर 20 ml आप एसिड डाल रहे हैं या उससे कम डाल रहे हैं, तो उसे अमूमन तौर पर हम लोग मान लेते हैं कि वो डाइल्यूशन लेवल पर है। उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो 20% से ऊपर 21-25 पे ही उसका कंसंट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसा मत मानिए कि कंसंट्रेशन का मतलब 90%, 90% is the huge. Even the container will not going to retain the heat or the enthalpy level of the acid. मतलब अगर आपने किसी एसिड को 90 या 100% एसिड डाल दिया, तो आपको कांच की ग्लासेस भी वैसे कंसीडर करनी पड़ेंगे जो ब्रेक ना हो, आपका टम्बलर ही ब्रेक होना चालू हो जाए। समझ में आई? इसीलिए एसिड 100% मिलता भी नहीं है लेबोरेटरी के अंदर। 50% उसको आप जो देखते भी हो, ढक्कन खोला, एसिड से धुआं धुआं निकल रहा है, उसमें डाइल्यूशन लेवल 100% होता भी नहीं है। गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करेगी बच्चे के लेबोरेटरी के अंदर 100%। समझ में आ रही बातें? उसको एक सर्टेन गवर्नमेंट रेगुलेशन से क्रॉस करना पड़ेगा। जहां पे कंपनी किसी पर्पस के लिए डिमांड कर रही है तो वहां पे एसिड्स मिलता है। ये जो मार्केट में मिल रहा है पीला पीला एसिड, इसे वॉशरूम वगैरह साफ कर लेते हैं, 20-25% कंसेंट्रेशन थोड़ी 100% होता है। इसी कारण से तो देखते हो कई बार साफ करने वाला भी आता है, एक बार मैंने उसको मना भी किया था, वो पैर से ऐसे टाइल्स को रगड़ दिया एसिड गिरा के। तो मैंने उसको मना किया था, भाई मत करो, स्किन खराब है। तो उसका स्किन क्यों खराब होगा? कई बार हम लोग का भी होता है कि एसिड गिरा हुआ है, पैर में टच हो गया, ऐसा थोड़ी ना कि जल गया पूरा का पूरा। एसिड इज एक्चुअली कि आपका बोन मसल सब अलग करके रख देगा। दैट इज द बेसिक, समझ में आई बात है? तो हाइड्रोजन गैस का कंसंट्रेशन यहीं पे होगा, कंसंट्रेशन लेवल आपने ज्यादा लिया है। अब देखो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, यहीं पे इसका आपने कंसंट्रेशन लेवल लिया, कंसंट्रेटेड अमाउंट लिया, तो पर डाइसल्फेट का फॉर्मेशन हुआ है, और वहीं पे डाइल्यूट लेवल ले रहे हो तो ऑक्सीजन को लिबरेट करा रहे हैं। हाइड्रोजन गैसेस दोनों में कॉमन है। आप सोचो यहाँ से बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, कौन सा ऐसा गैस है जो डाइल्यूट और एक्वस, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में कॉमनली निकलता है? हाइड्रोजन गैस। कंसंट्रेटेड को अगर डाइल्यूट में कन्वर्ट करें तो क्या बदलाव आएगा? ऑक्सीडाइसल्फेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ऑक्सीजन गैस में। किसमें हम ऑक्सीजन गैस को कलेक्ट कर सकते हैं? ये। और ज्यादा से ज्यादा टेढ़ा सा सामान क्वेश्चन पूछना हुआ, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, तो ऐसा करके मानेगा आपके पास H2SO4 प्रेजेंट है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है,
और किसी को कोविड-19 है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है उसको, तो कैसे ऑक्सीजन लाएंगे? मतलब समझ रहे हैं बात को घुमा रहा है वो, ठीक ना? और ऐसे क्वेश्चंस आपके दागे जाते हैं टेढ़े मेढ़े, तो आप कहाँ से ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर कर पाओगे? तो देखो ये प्रिपरेशन मेथड तो नहीं हो सकता, बिकॉज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज लिबरेटिंग इज वेरी स्मॉल। प्रिपरेशन मेथड के लिए अलग से मेथड्स बनाए गए ऑक्सीजन को बनाने के लिए, वो जाके हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना? ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा है। क्लियर हो गया सभी को? कॉपी दिस स्टेप्स।
7 हो गया सभी का? राइट डाउन। सोडियम विथ मरकरी इलेक्ट्रोड, सॉरी NaCl with mercury electrode, sorry NaCl with Hg electrode, sodium with Hg electrode, sorry NaCl with Hg electrode। अब Hg इलेक्ट्रोड लिए हो तो आप NaCl में आप मेरे से क्वेश्चन क्रॉस करोगे कि भैया NaCl अगर कंसीडर किए तो कौन सा NaCl, क्योंकि पहला दूसरा एग्जांपल शायद मैंने आपको यही कराया है। पहला एग्जांपल मोल्टन NaCl करवाया, इसको फ्यूज्ड NaCl भी कह रहे थे, और सेकेंड वन वाज द एक्वस। तो यहाँ पे आप कंसीडर करेंगे दैट इज द एक्वस, ठीक है, पानी मिला हुआ है, Hg इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन केस, और इसमें गलती कर देता है कितना बच्चा। देखो सबसे पहले समझे, पहले हम थोड़ा सा उल्टा समझते हैं, पहले Hg इलेक्ट्रोड पे आ जाओ। Hg इलेक्ट्रोड जो मरकरी इलेक्ट्रोड है आपका, मरकरी इलेक्ट्रोड बच्चा एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोड की कैटेगरी में कंसीडर हो सकता है, तो उसका हाइड्रोजन से नीचे पोजीशन है, देख लो आप, नीचे पोजीशन होगा किसका, हाइड्रोजन से। अगर हाइड्रोजन से नीचे है तो रिएक्टिव तो होगा नहीं, इट विल बी पैसिव इन नेचर, और जो चीज पैसिव नेचर का होता है वो रिएक्शन नहीं शो करेगा। सही बात है, मतलब आपने न्यूट्रल इलेक्ट्रोड लिया है, NaCl एक्वस सॉल्यूशन अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो भैया ये तो ऑलरेडी कर रखा है, NaCl एक्वस सॉल्यूशन हुआ है, आपका सेकंड एग्जांपल देख लो, वहां पे मैंने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर लिया है, और पहला वाला डिफ्यूज था, डिफ्यूज मैंने बोला था मोल्टन NaCl लेना है आपको। तो अगर यही चीज है तो सेम चीज करने से क्या फायदा है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा चेंजेस आएगा। चलिए देख लेते हैं, पहला क्या बोलेंगे जल्दी बोलो, एनोड, और ये क्या बोलोगे, कैथोड। एज यूजुअली इसको प्लस मानोगे या माइनस, प्लस, इसे क्या मानोगे, माइनस। अब बताइए NaCl को अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्या चीज में ब्रेक होगा, NaCl will going to break into Na plus and Cl minus, और ऑब्वियस ही बात है Na प्लस और Cl में यहाँ नहीं लिखते हैं, NaCl ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ लिख देते हैं Na प्लस और क्या चीज जल्दी बोलो, Cl माइनस, और वाटर भी तो है बिकॉज वी आर टेकिंग द एक्वस स्टेट ना। अगर पानी लिया तो ऑब्वियस ही बात है पानी भी तो टूटेगा, और टूटेगा किसमें टूटेगा बोलिए, H प्लस है OH माइनस। एज पर आवर इंफॉर्मेशन इज कंसर्न प्लस है, उसकी तरफ दो माइनस आयन माइग्रेट करेंगे, कौन कौन से बोलो, Cl माइनस और OH माइनस। बताइए कौन रेस जीतेगा, Cl माइनस, क्योंकि प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी में ये ऊपर लाई करता है। तो क्लोरीन क्या शो करेगा, एनोड है तो ऑक्सीडेशन, इट विल गोइंग टू लूज द इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे Cl लिख दोगे, बट इसको अच्छे तरीके से हाफ और 2 से मल्टीप्लाई, तो क्योंकि कौन सा गैस बन जाएगा, क्लोरीन गैस बन जाएगा, सही बात है, आप 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक ना। अब चलो क्लोरीन गैस बन गया तो मतलब इसमें रेस में ये जीत गया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा सोडियम पे, और क्या चीज बनेगा इसे, H प्लस पे, यही है ना दोनों। इसमें देखो बाय डिफॉल्ट आप समझेंगे H प्लस, बिकॉज मैंने बोला था जितना ज्यादा SRP डेटा होगा, स्टैंडर्ड रिडक्टेंस पोटेंशियल जितना पॉजिटिव होगा, वो जाके कैथोड पे अपने आप को रिड्यूस कर पाएगा, तो इसके अनुसार सोडियम तो बहुत ऊपर है, इट हैज अ नेगेटिव डेटा, और H प्लस तो नीचे आता है, तो कितना भी है H प्लस इससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, तो अनुसार तो यही होना चाहिए, बट यहीं पे टर्न आएगा और सोडियम यहाँ पे प्रेफर होगा। दैट इज द बेसिक थिंग, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सोडियम पार्टिसिपेट करता है, और ये वाला प्रॉब्लम बहुत एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, एग्जैक्ट, नॉर्मल तो आपसे पूछेगा ही, बट ये चीज भी आपसे पूछा है, रीजन है इसके पीछे, आगे चल के एमालगम एलॉय का यूज है। चलिए समझाते हैं इसको पहले, सोडियम प्लस आयन है, ऑब्वियस सी बात है, ये निगेटिव है, तो अपने आप को ये क्या करेगा बोलो, रिड्यूस या ऑक्सीडाइज, रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करने के लिए इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है क्या, करेगा तो क्या बना देगा, सोडियम सॉलिड बना देगा, बोलो हाँ या ना, बन जाएगा, और फिर यहाँ पर Hg पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, अब इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेगा, और वो सोडियम के साथ मिलके Hg माइग्रेट करके कंबाइन करेगा,
और एक कंपाउंड बनाएगा जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम एमालगम। अब याद कीजिए, जब एलॉय नाम का टॉपिक आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, तो वहाँ पे एमालगम था। एमालगम अगर याद नहीं है तो मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ। एमालगम वो एलॉय को कहते हैं जहाँ पे मरकरी किसी मेटल से कंबाइन होना चालू होता है। जैसा कि यहाँ पे सोडियम से कंबाइन हो रहा है मरकरी, तो सोडियम एमालगम का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरीके से जिंक मान लीजिए, तो उससे Hg कंबाइन करेगा तो जिंक एमालगम कह देंगे। इसका इस्तेमाल हम लोग मेटल शेल में भी करेंगे। आगे चल के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंडरी सेल और प्राइमरी सेल का डेटा हम कुछ पढ़ेंगे और कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, जहां पे आपको जिंक एमालगम के बारे में चर्चा है। आपने मेटल सेल देखा होगा, घड़ी के पीछे, टॉयज के पीछे छोटा छोटा बटन जैसा रहता है, इतना चौड़ा चौड़ा, वो लगा देते हैं ना, उसमें जिंक एमालगम का इस्तेमाल किया जाता है। एमालगम इज बेसिकली मरकरी जिस मेटल से कंबाइन करता है, उससे बनने वाला सब्सटेंस एमालगम ही कहलाता है। जैसे कि तौर पे ये सोडियम एमालगम कहलाएगा। ठीक है, तो सोडियम एमालगम का फॉर्मेशन होता है, और ये इस रिएक्शन का एक्सेप्शन केस है, क्योंकि सोडियम प्रेफरेबली ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लैटिनम ले आइए, बातें बदल जाएंगी। एचजी को देख के सोडियम कॉम्बिनेशन करने लगता है। अब ये रीजन क्या होगा कि हो सकता है इसकी इंथैल्पीज मैच कर रही हो। पॉसिबिलिटी है कि इनके स्ट्रक्चर्स में ज्यादा एक इंटरस्टिशियल गैप है और ये लोग अच्छे से कंबाइन करके एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसी कारण से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और सोडियम बन जाएगा। तो याद रखिएगा, जब कभी मरकरी का केस दे दे तो सोडियम एमालगम, और यही सवाल आपसे पूछा जाएगा ज्यादातर। ये सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन का जिस्ट है, जो कि बता रहा हूँ आपको। एनसीईआरटी में डायरेक्ट आपको मिलेगा ही नहीं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बहुत छोटा सा डिस्कशन है। एनसीईआरटी फ्री है इन सारी बातों को पूछने के लिए। उनकी एक्सरसाइज को पलट लो, मिल जाएगा सवाल आप। ठीक है, एनसीईआरटी सोचता है बच्चा 11 भी पढ़ा होगा, 10 भी पढ़ा होगा, 9 भी पढ़ा होगा। बात समझ में आ रही है? तो सारे बैक क्लासेस की इन्फॉर्मेशन को एक साथ निचोड़ के पूछता है आपसे। ठीक है, तो सोडियम एमालगम ध्यान रखिएगा, इस पे स्टार कर देते हैं। चलिए, अब ये सब क्लियर हो गया, आई होप सो समझ में आ गई होगी बातें। चलिए, मैं क्रॉस क्वेश्चन करते हैं आपसे, और आप आंसर कर लीजिएगा। डायरेक्ट अब पूछ रहे हैं आपसे, ये तो समझ में आ गया 7 एग्जांपल्स के बाद। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए सेट करता हूँ, आप बस एनोट कैथोड पे आंसर कर देना मुझे। चलो, बताना सब कोई। अगर मैं तुमसे पूछता पहला क्वेश्चन ऐसे करके, ठीक ना, यहाँ पे एनोड लिख रहे हैं और यहाँ लिख दे रहे हैं कैथोड, आपको रिजल्ट बताना है एनोड और कैथोड का। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन कंसीडर कर रहे हैं, कौन से सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, उसको हम लोग के अंदर रखेंगे। चलिए बताइए आप लोग, एक्वस NaOH है, NaOH है, और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया गया है। चलिए आंसर करेंगे, एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, बोलिए। Na+ आएगा। चलिए, एक्वस है तो H+ भी आएगा ना। Na+H+ में कौन जीत जाएगा नॉर्मली? H+ जीत जाएगा। H+ कहाँ जाएगा? एनोड प्लस होता है और ये क्या होता है, माइनस। तो H+ किधर जाएगा, माइनस पे, तो यहाँ पे H+ जीत जाएगा, और रिएक्शन होकर क्या चीज बना देगा, H2 गैस बना देगा। और बताइए, एनोड प्लस है, प्लस पे माइनस आएगा, तो OH- इसके पास है, OH- वाटर के भी पास है, मिला जुला के बिना OH-, OH- का ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर कौन सा गैस लिबरेट होता है, ऑक्सीजन गैस लिबरेट। तो इधर क्या बनेगा, O2, और इस पे क्या बनेगा, H2। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में आया कैसे बना? चलिए, सेम मैं पूछता हूं आपसे, एक्वस AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया, आंसर बोलिए क्या बनेगा, बोलिए। AgNO3 लिया ना, AgNO3 लिया, तो बताओ यहाँ से H+ और OH- पहले आते हैं प्लस वाले पे, तो Ag+ ये देगा और H+ वाटर देगा, दोनों रेस लगाएंगे। रेस लगाने के बाद कौन होगा, बोलो, जीतेगा कौन, जीतेगा। क्यों? सोचो सोचो।
Ag प्लस जीतेगा या H प्लस जीतेगा बताइए। H प्लस का पोजीशनिंग कहाँ है? H प्लस कहाँ? Ag प्लस नीचे है, नीचे है तो H प्लस से रेस में जीत जाएगा वो। यहाँ Ag प्लस लुक हियर कोई बात नहीं है, देखो H प्लस की पोजीशनिंग ऊपर होगी है ना। एच एजी का किधर है बताओ, नीचे, इसलिए बोला तो वो चीज आपको दिमाग में रहना चाहिए। क्या चीज? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो उसकी जो निमोनिक्स दी है तो निमोनिक्स को दिमाग में रखिए। पिटाई आज होगी में आज नीचे है बना। तो यहाँ पे एजी है तो एजी रिड्यूस करेगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा, एजी सॉलिड बनेगा। तो यहाँ पे कैथोड पे एजी बनेगा बच्चा, ठीक है। और इधर में तो NO3-1 है, और कौन है बोलो, कौन जीतेगा? OH माइनस जीतेगा और OH माइनस जीत के क्या बना देगा बोलो, ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे O2 और Ag इज द राइट आंसर। तो आपको ऐसे आना चाहिए डायरेक्टली, इसलिए मैंने आपको निमोनिक्स करवाया है ताकि आपको याद रहे। वहां भी नहीं कि आप बैठिए सोच रहे हैं और गलत करके चले। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिमाग में रहना चाहिए, और इसी चैप्टर के लिए नहीं, बहुत सारे चैप्टर के लिए। चलिए इसमें बता दो यार। एक्वस AgNO3 लिया, सही बात है, बट थोड़े से प्रेफरेंशियल चेंजेस हैं। Ag इलेक्ट्रोड ले लिया, आंसर बोलो तो। सिल्वर इलेक्ट्रोड ले लिया, फिर Ag प्लस NO3 माइनस करेंगे, और एक्वस लिया तो H प्लस और OH माइनस भी आएगा। प्लस वाला दोनों इधर चला आएगा, माइनस वाला दोनों इधर चला आएगा, वही कहानी हो जाएगी। बट आपने सही से सुना नहीं, आपको मैंने बहुत कैटेगरिकली पढ़ाया है कि जब कॉपर सल्फेट लिया था और उसके साथ कॉपर इलेक्ट्रोड लिया था, वहां क्लियरली लिखा है कि जहां कहीं भी सेम मेटल का अगर आप इलेक्ट्रोड लोगे तो एनोड पे भी आपको कॉपर मिलेगा और कैथोड पे भी कॉपर मिलेगा। और उसी को बोला था मैंने, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एक एग्जांपल दे रखा है क्लास 10th के अंदर। बोलो हाँ या ना। इसमें बोला था पहले एनोड को मोटा लिया जाता है, कैथोड को पतला। याद रखिएगा, अगर सेम मेटल ले लिया जाए तो इसमें बहुत आसान हो जाता है ये। Ag को यहाँ पे आप एनोड है, एनोड पे आएगा माइनस, एनोड पे क्या आएगा माइनस, माइनस आएगा ना, सॉरी माइनस आएगा ना इस पे। तो Ag, हाँ हाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा, एनोड पे माइनस हो, सॉरी एनोड पे क्या होता है माइनस कह रहा हूँ, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कैसे होगा बोलो, Ag प्लस Ag इलेक्ट्रॉन को लूज करके बना देगा, बोलो हाँ है ना। तो सिल्वर बन जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत। और यहीं पे यही Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag सॉलिड बना देगा, और इसका हो जाएगा रिडक्शन, और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज आपने Ag एज एन इलेक्ट्रोड लिया। देखिए हम लोगों ने कॉपर रिफाइनिंग मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में कॉपर सल्फेट प्लस Cu इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया है, ठीक है। उसमें याद रखिएगा दोनों में Ag बन जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा बेसिकली कैसे करते हैं, ठीक है। चलो भाई एक और बोल दो, दिया हुआ था PbCl2 और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, डाइल्यूट H2SO4, ये करवाया आई थिंक ना, करवा दिया ना ये। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से बता दो, चलो हो जाएगा, सही रहेगा। बोलिए, PbCl2 में Pb+2Cl-, तो माइनस वाला हिस्सा यहाँ जाएगा। अब Cl- के साथ इसका एक्वस केस ले लो, कौन कौन आएगा बोलो, माइनस OH माइनस भी आएगा। अब देखो Pb का पोजिशनिंग कहाँ है, Pb का पोजिशनिंग कहाँ है बोलो, ऊपर है या नीचे है, किसके ऊपर है, H के ऊपर है। नहीं समझे, आप देखो Pb प्लस है, कंफ्यूज मत करो, ये प्लस है ना, प्लस के पास कौन कौन आएगा, Cl- और OH माइनस आएगा। अब बताइए Cl- और OH माइनस में कौन आएगा, Cl, ऑब्वियस की बात है। तो कौन सा गैस बना देगा बोलो ये, क्लोरीन गैस बना देगा क्या, बोलो हाँ या ना। तो Cl2 गैस निकलेगा। अब इस पे आ जाओ, माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, Pb प्लस और H प्लस। अब बताओ Pb प्लस की पोजीशनिंग कहाँ है, ऊपर, और H प्लस की किधर है, नीचे। जिसका नीचे वही होगा ना जिसका ज्यादा है। तो H प्लस विल गोइंग टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस with liberation of the two electrons, balance this.
आया समझ में? डाइल्यूट SO4 का डायरेक्टली बताया था, बोलो इस पे क्या होगा एनोड पर? क्या आएगा बोलो? H प्लस, फिर प्लस है तो माइनस आएगा, SO4 -2 आएगा, SO4 -2 आएगा या OH माइनस आएगा? OH माइनस आएगा और क्या लिबरेट करेगा बोलो? ऑक्सीजन गैस। और यहाँ पे H प्लस क्या बना देगा? हाइड्रोजन गैस बना देगा क्या? और अगर कंसंट्रेटेड होता तो ऑक्सी डाइसल्फेट यहाँ हो जाता और वहां पे कौन सा गैस बनता? हाइड्रोजन गैस। नहीं बनता क्या? अभी तो कराया था। चलो यार, अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने 3 सेल्स कंप्लीट करे। पहला कौन सा कर? गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वेरी गुड। सेकेंड क्या गया था? सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। उसमें नॉन इक्वेशन भी करा हम लोगों ने, नॉन इक्वेशन को समझने की कोशिश करी। और उसके बाद फाइनली हम लोगों ने कौन सा किया? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये कंप्लीट होगा तब एक फैराडेज इक्वेशन बनता है।
क्लियर है? चलो हटाएं अब। देखो अभी तक में जो काम कर रहे थे तुम प्रोडक्ट के बारे में पता कर रहे थे, ठीक ना? तो अभी जो चीज चल रही थी वो क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट की चल रही थी। क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट का मतलब कि कौन सी चीज कितना निकलेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब सवाल हुआ कि कितना बनेगा। अभी तक बन रहा था कौन सा बनेगा, ठीक है? अब ठीक है, ऑक्सीजन निकला तो कितना लिबरेट हुआ, सिल्वर जमा हुआ तो कितना सिल्वर जमा हुआ। अभी कैलकुलेशन स्टार्ट होगा, ठीक है? तो टॉपिक डालोगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वांटिटेटिव या क्वांटिटेटिव कहते हैं ना इसको, क्वांटिटेटिव कहते हैं। क्वांटिटी से क्वांटिटेटिव बनेगा, टेटिव एनालिसिस ऑफ। और क्या जल्दी बताओ, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और उसमें जो लॉ आता है बच्चा, दैट लॉ इज कॉल्ड एज अ फैराडेज लॉ। दैट लॉ इज कॉल्ड एज अ फैराडेज लॉ। चलो कुछ दिन पहले हम लोगों ने फैराडेज कांस्टेंट भरा था, भरा था क्या? 96500 यूज किया था ना, फर्स्ट इक्वेशन में आया था ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ। हाँ, और एन एफ जो था वो क्या था, एफ क्या था, फैराडेज कांस्टेंट, यहीं से आएगा, ठीक है? तो लिखेंगे लॉ में दो लॉज हैं इनके, तो फैराडे का फर्स्ट लॉ लिखेंगे हम लोग, फैराडेज लॉ लिखो और लिखो फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ लिखेगा, द वेट ऑफ, द वेट, डब्ल्यू ई आई जी एस टी वाला वेट, द वेट ऑफ आयन डिस्चार्ज्ड, the weight of ion discharged, the weight of ion discharged on an electrode, on an electrode, on an electrode in electrolysis, in electrolysis, in electrolysis, lysis is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to amount of charge, amount of charge, amount of charge, charge, charge passing through it, passing through it, passing through it, amount of charge passing through it, amount of charge passing through it। देखो क्या कहा इन्होंने, ये मान के चलो एक इलेक्ट्रोलाइसिस का सेटअप है, ठीक है? बना लो सेटअप ऐसा करके, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। लेफ्ट वाला अनोड है, बढ़िया बात है भैया। राइट वाला कैथोड है, अच्छी बात है। अब इससे सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज को पास करा दीजिए, क्यू चार्ज को पास कराइए। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तो इससे चार्ज भी पास होगा। तो चार्ज के पास करने से, जैसे ये इलेक्ट्रोड है, इससे चार्जेस पास हो रहे हैं। चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही पास होगा ना चार्ज में। अगर इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है इससे, तो इसके पास होने से कितने ज्यादा इस पे एक्स्ट्रा मेटल या कितने अमाउंट ऑफ मेटल या आयन डिस्चार्ज होके डिपॉजिट हो गए, उसका जो वजन होगा, वेट जो होगा, जो उस पे जमा हो रहा है, कैसे जमा होगा देखो तो यहाँ एजी प्लस एजी बन रहा है, क्या इसका मीनिंग हुआ? एजी प्लस एजी बन रहा है, मतलब इलेक्ट्रोड, मतलब अगर ये इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड के अपर सरफेस पे
सिल्वर जमा होता जा रहा है। वो कितने जमा हुआ? 10 ग्राम जमा हुआ, 20 ग्राम जमा हुआ, कितना अमाउंट जमा हुआ? वो अमाउंट जो होगा, जो भी अमाउंट होगा, उसका जो वेट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना चार्ज उससे फ्लो किया है। इलेक्ट्रिसिटी आप बढ़ाएंगे, डिपोजिशन बढ़ता चला जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी को और बढ़ाएंगे, डिपोजिशन बढ़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी बनाने से करंट बनेगा, करंट बनाने से चार्ज बढ़ेगा, और चार्ज बढ़ेगा तो वेट ऑफ डिपोजिशंस भी बढ़ता चला जाए। सीधी बात है कि आप एक्सटर्नल सोर्सेज में सेल कितना अच्छा वाला लगा रखे हो, तो डिपोजिशन भी उतना अमाउंट में मिलेगा। हमने सेल लगाया तो मान के चलो एक रिएक्शन हुआ जिसमें तुमको AgNO3 सॉल्यूशन से सिल्वर निकालना था, और वो सिल्वर निकाला तुमने, मान के चलो तुमने 5 ग्राम निकला, तुमने बैटरी खराब क्वालिटी की यूज कर ली, और मान के चलो कुछ हैवी बैटरी लगाया आपने, तो हो सकता है वही 5 ग्राम 50 ग्राम रिजल्ट दे दे। तो वो अमाउंट डिपेंड करता है कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। ये कह दिया फैराडे ने अपने फर्स्ट लॉ के अंदर। अब जैसे प्रिपोसलेटी साइन हटाओगे तो ऑब्वियस ही बात है, एक आपको कोफिशिएंट लाना पड़ेगा, कांस्टेंट लाना पड़ेगा, वो रिप्रेजेंट होता है जेड से। क्या चीज से? जल्दी बताओ। जेड से। और उस जेड को बच्चे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं बोलो प्लीज? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड डब्ल्यू क्या है जल्दी बताओ यहां से? दैट इज द वेट ऑफ आयन डिस्चार्ज। अब आयन डिस्चार्ज, अरे बच्चे आयन ही तो डिस्चार्ज होके सिल्वर बना रहे हैं। यही ना, चार्ज से डिस्चार्ज हो रहा है, अपना आयन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, बोलो हाँ या ना? तो ये अमाउंट ऑफ आयन, वेट ऑफ आयन डिस्चार्ज, एक्चुअली मेटल डिपोजिशन का ही वजन है। इसको लिख रहे हैं ऐसे बस, वेट ऑफ आयन डिस्चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिएगा, वेट ऑफ वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड। अगर डिपॉजिट होगा, जैसे सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, पर ऑक्सीजन तो डिपॉजिट नहीं हो रहा है, निकल ही जाएगा। इसको लिख देंगे लिबरेटेड। आया समझ में? हो सकता है ऑक्सीजन बना हो, तो ऑक्सीजन के लिए डिपोजिशन तो नहीं लिख सकते ना। ऑक्सीजन के लिए क्या लिखोगे? लिबरेशन, क्योंकि वो फ्री हो जाता है, लिबर्टी आ जाती है उसको, फ्रीडम की। तो भैया ऊपर चला गया वो, ऑक्सीजन तो कलेक्ट होगा ना, इसलिए लिबरेशन टर्म का इस्तेमाल होगा, इट्स लिबरेटेड। और डिपॉजिट का मतलब क्या है? बिकॉज वो डिपॉजिट हो रहा है, जमा हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो प्रेसिपिटेशन का दूसरा शब्द डिपोजिशन हो सकता है, लिबरेशन का मतलब होता है फ्री होना। ठीक है, तो वेट हो गया। अब उसके बाद क्यू क्या है जल्दी बताइए? अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ क्या है जल्दी बताइए? चार्ज पासिस थ्रू इलेक्ट्रोड। पासिस थ्रू वेट, जल्दी बताओ यहाँ से? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के थ्रू पास करेगा, ये तीन चीजें आपको यहाँ पे आया होगा। अब चलिए बात करते हैं, इज इट ओके? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बोलो, समझ में आया? तो W इज इक्वल टू जेड इंटू क्या है जल्दी बताइए? क्यू। ये बात कह दिया किसने? ये बात कह दिया आपको फराडे ने फर्स्ट लॉ के अंदर। अब देखो, अभी तक में हम लोगों ने बस ये पता किया कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए एक चीज, यहाँ तक क्लियर है? अब थोड़ा सा जेड का चर्चा करो। जेड को क्या कह दिया मैंने, जल्दी बोलो? इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक ना? अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी पहले दे दूं, क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट? एक्चुअली होता है इट्स इक्विवेलेंट विथ विथ बाय फैराडेज कांस्टेंट। इसको लिखते हैं इक्विवेलेंट विथ
बाय फैराडेज कांस्टेंट एफ। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, किसी को पता है इक्विवेलेंट वेट? मालूम है? नॉर्मलिटी नाम के एक टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। फिलहाल तुम ऐसे ही याद रखना इक्विवेलेंट वेट। जो भी उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा उसको हम लोग एक टर्म से n फैक्टर से डिवाइड करेंगे। अब ये बात हम लोग पता करेंगे जब सवाल करेंगे, फिलहाल इसे याद रखना मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। अब f इज द फैराडेज कांस्टेंट, मतलब क्या समझो यहां से, सीधी बात है, देखो यार सिंपल है यहाँ पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, पहले ये समझ लेते हैं। तो z का वैल्यू इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे कांस्टेंट आया, सही बात है, अच्छा लगा सुन के। अब यहाँ पे देखो W इज इक्वल टू जेड इंटू क्या है बोलो, Q। जेड इंटू क्या है जल्दी बताइए, Q। जेड इंटू क्यू है, तो W बराबर जेड इंटू क्यू है, तो W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। जेड की जगह क्या लिखोगे बोलो आप, दैट इज इक्विवेलेंट वेट। तो W ई क्यू कर लो इसको ऐसे कर, ठीक है, ठीक है ना यहाँ से। और भाई यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट कर लो, फैराडेज कांस्टेंट, ये कर लेंगे यहाँ पे और कैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको क्यू से। अब Q बाई टी इज इक्वल टू आप लोग जानते हो आई आता है, क्या होता है बोलो, आई। चार्ज बाय टाइम इज इक्वल टू करंट, तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, आई इंटू टी। तो एक्सप्रेशन क्या बन गया बोलो, W इक्विवेलेंट बाय फैराडे कांस्टेंट इंटू आई इंटू क्या हो गया टी। ये एक्सप्रेशन भी अगर आपको दे दिया जाए तो इसमें कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति। दैट इज द इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे कांस्टेंट इंटू आई इंटू टी, ठीक है। अब देखो क्या है, समझना, फैराडे कांस्टेंट एफ है। अब ये डेटा क्या होता है आप ही बताना, एफ का वैल्यू कितने के बराबर होता है, 500 कूलम का। ये एक चार्ज है, बोलो क्या है जल्दी बताओ, चार्ज, चार्ज है। तो अगर ये चार्ज है 96500 कूलम अगर लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चार्ज है। अब ये कैसे आता है, अब थोड़ा सा राइट टू अंडरस्टैंड ये कैसे आएगा। अगर हम लेट अस सपोज, ये एक्चुअली जो होता है इट इज बेसिकली द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन थोड़ा इसको समझना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया बोलो, 6 × 10⁻⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, बोलो हाँ या ना। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बोलो, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब थोड़ा इसको मल्टीप्लाई करो, 6 है इंटू 6 × 1.6 कितना होगा बोलो, 9.6 हो जाएगा, 96। और ये कितना हो जाएगा बोलो, बोलो बोलो, 10⁻23 और ये कितना हो जाएगा, 10⁻4 हो जाएगा क्या, लिखे यहाँ से। अब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये कितना आया 10, ये कितने बार में करा जाएगा, 10⁻3। तो लाइन 6000 नहीं होगा क्या, एक्चुअली यहाँ पे तुमने 6 लिखा है, इसका वैल्यू होता है 6.023, करोगे क्या, अब मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग ये रिजल्ट इसके अप्रॉक्स आ जाता है, आया समझ में। इसलिए 9600 तो 500 का डिफरेंस है ना। तो एक्चुअली व्हाट इज फैराडेज कांस्टेंट, 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर आप कंसीडर कर ले, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इतने नंबर के बराबर होता है, उसमें जो टोटल चार्ज आएगा उसको फैराडे कांस्टेंट कहा जाता है एक्चुअली। इसका डेटा लगभग कितने के बराबर होता है, 965। हम लोगों ने थोड़ा सा डेटा को अप्रोक्सीमेट किया इसलिए उतना डेटा आ रहा है, आया समझ में। ये कितना होता है 96500 कूलम। तो यहाँ पे आ गया आपको वेट ऑफ क्या, जितना सम, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जमा हो रहा है, दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे कांस्टेंट। व्हाट इज फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि 96500 कूलम के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। क्यों, देखो यार 023 को मल्टीप्लाई करोगे ना तो थोड़ा तो डेटा बढ़ेगा ना, डेटा जो बढ़ेगा तो बढ़ के 96, ये तो डेटा छोटा हो रहा है थोड़ा, ये 96,500 है, ये 96,000 है, 0.23 से थोड़ा डेटा अप होगा, लगभग उसको कितने के बराबर मान लोगे आप, 96500। समझ में आई बात है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू 96500 कूलम के बराबर आ जाएगा, ठीक है।
और इसको I into T, I is what जल्दी बताइए करंट एंड T is what जल्दी बताइए टाइम। ये देखो यार मेरे को जेड जेड को अगर डिफाइन करना हो, जेड को क्या करना हो, डिफाइन करना हो, तो जेड को अगर डिफाइन करना हो तो समझ जाओ कैसे करेंगे। W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू है, इसका डेफिनेशन क्या एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देखो ऐसे करके। W इज इक्वल टू लिखा हुआ है जेड इंटू क्यू, ठीक है। क्यू की जगह फॉर्मूला क्या लिखोगे बोलो, आई इंटू टी, आई इंटू टी। अब थोड़ा डेफिनेशन पे गौर करो। आई आपका करंट क्या है बोलो, टाइम। आई का वैल्यू आप ले लो 1 एम्पियर, कितने एम्पियर के बराबर, 1 एम्पियर। और टी का वैल्यू ले लो 1 सेकंड के बराबर, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, जेड इंटू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड हो जाएगा क्या, 1 इंटू 1 1। तो डब्ल्यू किसका बराबर हो जाएगा, जेड। आ जाएगा। तो देखो कैसे डिफाइन होता है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो होता है कि कितना वेट ऑफ मेटल डिपॉजिट हुआ है, या कितना चार्ज डिस्चार्ज हुआ है, या कितना आयन डिस्चार्ज हुआ है किसी इलेक्ट्रोड पे, जब उस सेल से 1 एम्पियर करंट फ्लो कराओगे कितने सेकंड के लिए। जैसे ये इलेक्ट्रोड, इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कराओगे कितने सेकंड के लिए। इसमें जितना ज्यादा मेटल डिपॉजिट हो गया, मान के चलो 1 ग्राम इसमें सिल्वर डिपॉजिट हो गया, वो 1 ग्राम सिल्वर को ही क्या कह देंगे बोलो, जेड। और जेड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। डेफिनेशन जेड का समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। तो पहले आप जेड का डेफिनेशन लिख लो, पहले आप नहीं लिख लो ये सारा, उसके जेड को डिफाइन कर देते। राइट।
चलिए कॉपी, चलिए लिखिएगा डिफाइन जेड, लिखो डिफाइन जेड, राइट डाउन डेफिनेशन, डिफाइन जेड लिखिएगा, it is defined as is defined as it is defined as amount of amount of amount of iron amount of iron get discharged amount of iron get discharged amount of iron get discharged on on electrode on electrode get discharged on electrode when when 1 ampere of current when 1 ampere of current passes through it for 1 second passes through it for 1 second 1 ampere of current passes through it for 1 second 1 ampere of current passes through it for 1 second 1 ampere of current passes through it for कितना सेकंड जल्दी बताइए 1 सेकंड ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बोलो यार इसका W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो W बाई क्यू वेट का ग्राम लिखिएगा इसका क्या लिखिएगा कुलम और कुलम का एम्पियर इंटू सेकेंड तो ग्राम बाय एम्पियर इंटू सेकेंड लिखे ऐसा यूनिट ग्राम बाय एम्पियर इंटू सेकेंड ऐसा यूनिट ग्राम बाय एम्पियर इंटू सेकेंड 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 में समझ में आया सभी को W बाई क्यू कीजिए वेट का ग्राम और क्यू का आई इंटू टी आई की जगह एम्पियर और टी की जगह सेकेंड ग्राम बाय एम्पियर इंटू सेकेंड नाउ लुक हियर W बराबर आपने लिखा है बच्चा Z इंटू क्यू ठीक है फर्दर हम लोगों ने इसको और प्रोपगेट करा इसको लिखा क्या चीज बोलो यहां से इक्विवेलेंट वेट बाय फराडे कांस्टेंट और इसके जगह आई इंटू टी लिखा ठीक क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए वेट बाय इक्विवेलेंट वेट को इज इक्वल टू आई इंटू टी बाई एफ ठीक है आई स्टैंड्स फॉर बोलो आई फॉर बोलो करंट टी फॉर एफ फॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैराडे कांस्टेंट व्हाट इज 96500 कूलम क्या कहां से आता है चार्ज है कितने इलेक्ट्रॉन का 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसका डेटा है वो ठीक है अब देखो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला लिखा है बोलो मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर लिखा है ना इसको लिखेंगे आई टी बाई क्या लिखेंगे एफ देखिए ना अलग अलग तरीके से ये पूछा जाता है कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे जब जो रिक्वायर्ड होगा यूज कर लेंगे अब बताओ एन फैक्टर किधर चला जाएगा ऊपर तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर आप करेंगे बोलो हाँ या ना इज इक्वल टू आई टी बाई क्या हो जाएगा हो जाएगा ये गिवन मास बाय मोलर मास हो गया एक्चुअली और गिवन मास बाय मोलर मास क्या होता है तो क्या हो जाएगा बोलो नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन इनटू क्या है बोलो ये एन फैक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आई टी बाई एफ अब देखिए भैया सारा बात तो सही है एन फैक्टर अगर हमको नहीं आया तो एन फैक्टर मैं आपके लिए ईज कर देता हूँ यहाँ पे क्या एन फैक्टर का मतलब याद करो हम लोगों ने बोला था फर्स्ट इक्वेशन के दौरान स्मॉल एन का कुछ डेटा था स्मॉल एन के डेटा के अकॉर्डिंग ये था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर ओके तो अगर एन फैक्टर है बच्चे तो एन फैक्टर का मीनिंग है एन फैक्टर यहाँ पे अगर देखोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन पार्टिसिपेटिंग इन व्हाट जल्दी बताइए
रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको हम लोग एन फैक्टर कहते हैं। तो अब आसान हो गया आपके लिए, 2 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं तो 2 लिखो, 3 कर रहे हैं तो 3 लिखो, एन फैक्टर आप ऐसे जज करोगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन फैक्टर को वैसे 6-7 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बट हमें तो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डेटा आप देखेंगे, दैट्स इट। एन फैक्टर बहुत सारे होते हैं, जिसके बच्चे को जानकारी थोड़ी पता होगा एच प्लस आयन का लिबरेशन कितना है, ओ एच माइनस आयन कितना है, इवन की आयंस की वैलेंसी कितनी है, ये सब देखा जाता है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, पुट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एन फैक्टर इस ग्राउंड पे डिस्कस करेंगे, तो कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो देखो आपको बता रहा हूँ, एक तो आ गया एन इंटू सिम, बोलोगे कि क्या ये वाला कई बार इसमें यूज कर लिया गया। अब कुछ बच्चा बोलेगा क्या ये वाला एक्सप्रेशन फैराडेज फर्स्ट लॉ का है, हम बोलेंगे हाँ, ये फैराडे फर्स्ट लॉ का है, क्योंकि अगर आपको इंफॉर्मेशन है तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए इस एक्सप्रेशन को, और ये एक्सप्रेशन देखिए पूछा भी है कि कौन सा एक्सप्रेशन फैराडे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुछ बच्चे तो ऐसे करके W इज इक्वल टू जेड क्यू लिख दिया, और क्यू की जगह क्या लिख दिया, बोलो IT। अब बोला क्या कि ये फैराडे कांस्टेंट का वो रट के चला गया, अब आ गया एग्जामिनेशन में ऐसे, उसी को मॉडिफाई कर रखा है, बुलाया नहीं आया। तो वेदर दिस एक्सप्रेशन और दैट एक्सप्रेशन दोनों के दोनों क्या है, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो कर लो ये वाला, और एन फैक्टर में स्टार कर लेना नंबर ऑफ पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन, दैट्स इट, आपके लिए एन फैक्टर यही होगा। एनसीईआरटी टेक्स्ट पलटेंगे आपको ये नजर आएगा।
क्वेश्चन देखिएगा। वन लीटर ऑफ 1 m copper sulfate solution 1 liter of 1 m copper sulfate solution 1 liter of 1 m copper sulfate solution 1 liter of 1 m copper sulfate solution is electrolyzed by passing is electrolyzed by passing is electrolyzed by passing 1.5 F of charge 1.5 F of charge 1.5 F of charge यहाँ लिखा हुआ है 1.5 F का मतलब 1.5 फराडे ऑफ चार्ज। ठीक है, फाइंड द फाइनल मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन फाइंड द फाइनल मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन find the final molarity of the solution look here अभी हम लोगों ने पढ़ा n बाई एन एफ इज इक्वल टू क्या बोला, जल्दी बोलो, आई टी बाई कैपिटल एफ। ठीक है, अब आई इंटू टी को बच्चे चार्ज ही लिखा जाता है तो क्यू बाई एफ लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब सुनो, कौन सा सॉल्यूशन लिया है बोलो, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को अगर आप ब्रेक करोगे तो ये क्या बन जाएगा बोलो, CO+2 और SO4-2। बोलो हाँ या ना। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है खुद ही बोलो। अगर कॉपर कॉपर प्लस 2 बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे, लॉजिक है। तो कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, दैट्स इट। तो ऑब्वियस ही बात है 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भी बताया था एन फैक्टराइज द 2 जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं लिखा भी है। तो यहाँ पे एन लिखो, यहाँ पे क्या लिखो 2। चार्ज कितना पास किया गया बोलो, लिखो। भाई एफ हो जाएगा क्या, एफ से एफ क्या हो गया 1.5 आएगा, n/2 इज इक्वल टू 1.5। n का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज 3। n का वैल्यू कितना हो गया 3। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना निकला बोलो यहाँ पे 3। और अगर नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से कुछ गलती कर दिया क्या, अरे यार उल्टा कर दो। मतलब नंबर भर कैसे गया यार, मल्टीप्लाई होगा ना। कितना था 1.5 ही था ना, 1.5 तो n बराबर कितना हो जाएगा, अरे 0.75 हो जाएगा क्या। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया बताओ 0. n इज द नंबर ऑफ मोल्स, कितना नंबर ऑफ मोल्स, तो बात को समझिएगा। ये पूरा का पूरा पहला लॉ जो है वो ये बोल रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है, मतलब मोल्स में कितना निकलेगा, जो सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है, बोलो हाँ या ना। तो अगर जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना ज्यादा मेटल डिपॉजिट हो गया, जमा हो गया, उसी की मोल देगा ये। कितना मोल दिया बोलो 0.75। अब शुरू में कितना था, तो वो क्या लिखा है देखो यहाँ पे 1 लीटर 1 m सॉल्यूशन। अब थोड़ा मोलिबिलिटी की जानकारी तो होगी ही, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स हमको पता करना है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 1 लीटर, मोलिबिलिटी भी कितनी दी हुई है 1, तो n बाय क्या हो जाएगा 1। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है बोलो 1 मोल शुरू में था, फिल करना बात को, 1 मोल शुरू में था। अब ये जो निकला है ये डिपॉजिट वाला है, मतलब सॉल्यूशन से 0.75 एक्सट्रैक्ट होके जाके इलेक्ट्रोड पे चिपक गया है। आज कितना गया सॉल्यूशन 0.5 0.25। समझा बात को थोड़ा सा, इस बच्चे को अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है गौर कीजिएगा यहाँ पे।
जैसे मान के चलिए सॉल्यूशन था, ठीक ना? फिल द थिंग, यहाँ पे एरर है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी ये वाला सॉल्यूशन जो है ना, मतलब सिल्वर निकल के जमा होता है, तो मान के चलो इसमें 1 मोल कोई भी मेटल मिला हुआ है, ठीक है? रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है? रिएक्शन जब स्टार्ट हो गया, तो अब इसमें करंट गिरने लगा, ठीक है? अब क्या हुआ सोचो, अब देख रहे हो कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ जमा होना चालू हुआ। उसका मास निकलेगा, और जितना मास निकलता है उसका नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो जैसे सिल्वर का ले लो 108 होता है, उसका मास को जमाओ, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। पर इसको जमाएंगे बच्चे 0.75, तो कहाँ से जमा हुआ? यहीं से निकल के ना जमा हो रहा था, और आया ना, तो रिमेनिंग कितना बच गया बोलो? और सॉल्यूशन में मोलरिटी होता है, इलेक्ट्रॉन का थोड़ी होता है। किसका होगा? सॉल्यूशन का। तो कितना पीछे आपने छोड़ दिया, और पानी घट गया क्या? पानी घटेगा क्या? पानी तो उतना ही रहेगा। तो बताओ 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 25 बाई कितना लीटर था? 1 लीटर, तो कितना हो जाएगा? 0.25 m इज द आंसर। समझ में आया सवाल क्या था? कोई दिक्कत है यहाँ से? तो कितना अमाउंट डिपॉजिट हो गया, और जो बच गया तो सॉल्यूशन का मोलरिटी होता है। तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कितना बचा? 0.25। कितना लीटर था? 1 लीटर, डिवाइड किया 0.25। आया समझ में? और द गुड क्वेश्चन से चलो करो। सभी को क्लियर है? बोलो यार, आया? इज इट ओके?
एनसीईआरटी से यहाँ तक पूरा फर्स्ट लॉ तक कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके? ठीक ना? कल मिलते हैं, चलिए बाय।